कहानी का ये 18वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अजय की गाड़ी से उतरकर परिणीता तेज तेज कदम बढ़ाती हुई अपने घर की तरफ चल दी। अंधेरा हो चुका था। उसे युवराज की फिक्र हो रही थी, कहीं वो उसके अभी तक वापस ना लौटने से रो न रहा हो। तेज तेज चलकर हाँफते हुए वो घर पहुंची तो घर पहुंचकर देखा कि घर में विराट आया हुआ था और वो युवराज के साथ फोन में वीडियो गेम खेल रहा था। आज इतने दिनों के बाद विराट को देखकर परिणीता हैरान हो गई। परिणीता हैरानी से बोली, विराट तुम कब आए? वो अपने हाथ में पकड़े सामान को साइड में रखते हुए बोली। तो उसे देखकर विराट युवराज की गोद से उतरकर बोला, परिणीता आ गई तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। मम्मा। युवराज विराट की गोद से उतरकर दौड़कर परिणीता से लिपट गया तो परिणीता ने उसे गोद में उठाकर उसके गाल को चूम लिया। तो युवराज बोला, मम्मा कितनी देर लगा दी, हम कब से आपका वेट कर रहे थे। परिणीता बोली, सॉरी बेटा, मम्मा थोड़ी लेट हो गई, मगर मम्मा आपके लिए आपकी फेवरेट चॉकलेट लेकर आई है। युवराज की खुशी से आंखें चमक गई। सच्ची मम्मा। परिणीता युवराज के गाल पर किस करके बोली, मुच्ची अब जाओ, वो सामान में तुम्हारी चॉकलेट है, जाकर ले लो। परिणीता ने युवराज को गोद से उतार दिया तो युवराज जल्दी से सामान में से चॉकलेट लेकर चहक कर विराट को दिखाते हुए बोला, अंकल ये देखो, मम्मा भी हमारे लिए हमारी फेवरेट चॉकलेट लेकर आई। परिणीता बोली, मम्मा भी से मतलब? विराट मुस्कुराकर बोला, वो हम भी यही चॉकलेट लाए थे जो चैंप 1 मिनट में चट कर गया। परिणीता चौंक कर बोली, क्या युवराज, तुम पहले एक चॉकलेट खा चुके हो तो फिर अब ये चॉकलेट नहीं खाओगे, इसे तुम कल खाना। ओके चलो रखो वापस इसे। इससे पहले कि परिणीता उससे वो चॉकलेट लेती, युवराज उसे अंगूठा दिखाकर हंसता हुआ बाहर भाग गया। युवराज रुको, ज्यादा चॉकलेट नहीं खाते बेटा, कहते हुए परिणीता उसके पीछे जाने लगी तो विराट हंसते हुए उसे रोककर बोला, रहने दो परिणीता, जाने दो, बच्चा है। परिणीता विराट को देखकर बोली, मैं देख रही हूँ तुम्हारी संगत में ये बहुत बिगड़ता जा रहा है। खैर तुम बताओ, तुम कब आए और तुम्हारी दादी माँ की तबीयत कैसी है। विराट बोला, हाँ अब ठीक है, वो हमारी बहुत टेंशन लेती है, बस इसीलिए बीमार हो जाती हैं। उम्र हो गई है ना, अब ज़्यादा टेंशन टॉलरेट नहीं कर पाती हैं। वैसे तुम अब तक कहाँ थी? तुम्हें पता है ना कि शाम के बाद युवराज तुम्हारे ना होने से घबरा जाता है, फिर भी तुमने लौटने में इतना अंधेरा कर दिया। वैसे थी कहाँ तुम? एक दोस्त मिल गया था, उसी के साथ देर हो गई। परिणीता अपनी गर्दन नीची करके इधर उधर नजर घुमाते हुए बोली, पता नहीं क्यों वो अजय के बारे में उसे बता नहीं पाई। विराट बोला, दोस्त, जहां तक हम जानते हैं कि दिल्ली में पूनम के अलावा तुम्हारा कोई और दोस्त नहीं है, और ये ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके साथ तुम अपने बेटे को भी भूल गई। परिणीता को विराट का उससे ऐसे पूछताछ करना अच्छा नहीं लगा। उसे लगा जैसे विराट उसकी जिंदगी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। वो उसके इतने सवाल जवाब से चिढ़ गई और तीखे स्वर में बोली, क्यों, क्या मेरा कोई और दोस्त नहीं हो सकता? क्या अब मुझे हर जगह तुम्हारी परमिशन लेकर जाना होगा? क्या मेरी जिंदगी अब तुम्हारी मर्जी से चलेगी? शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो तुम इस तरह के सवाल जवाब मुझसे करो। विराट हैरानी से बोला, ये कैसी बातें कर रही हो, हमने ऐसा तो नहीं कहा, और तुम इतना गुस्से में क्यों बोल रही हो, और ऐसा क्या कह दिया हमने। परिणीता उसकी तरफ पेट करके खड़ी हो गई और बोली, विराट प्लीज इस वक्त तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें कुछ बोल दूंगी जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। विराट परिणीता को हैरान नजरों से देखता रह गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया जो परिणीता इतना नाराज हो गई, मगर इस वक्त उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और वो चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाने के बाद परिणीता परेशान होकर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अजय ने परिणीता को शादी के लिए प्रपोज करके उसे परेशान कर दिया था। एक तरफ विराट उसे प्रपोज कर चुका था और अब अजय ने भी उसकी लाइफ में वापस आकर फिर से उसकी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी थी। अजय उसका बचपन का प्यार था, वो प्यार जिसकी दुल्हन बनने के सपने वो अपनी अल्हड़पन की उम्र से देखती आ रही थी। जब उसका उसकी दुल्हन बनने का सपना टूटा था तब वो खुद भी पूरी तरह से टूट गई थी और उसकी सारी ख्वाहिशें, सारे अरमान खत्म हो गए थे। आज बरसों के बाद एक बार फिर अजय वही ख्वाब, वही अरमान अपने साथ लेकर लौटा है।
तो दूसरी तरफ विराट जो बरसों से पश्चाताप की आग में जल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि वो भी उससे बेइंतहा प्यार करता है और वो युवराज का पिता भी तो है। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा किसी और को अपना पापा कहे। विराट ऐसा कभी नहीं होने देगा। परिणीता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपनी जिंदगी में आए इस मोड़ पर खड़ी वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाए। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने सारी बात पूनम को बता दी। परिणीता की पूरी बात सुनकर पूनम भी असमंजस में पड़ गई। वो समझ रही थी कि परिणीता का कंफ्यूज होना सही है, क्योंकि अजय उसका प्यार था और विराट उसके बच्चे का बाप। अजय उसकी खुशी था तो विराट को उसके बेटे के पिता होने का हक था। दोनों में से किसी एक को चुन पाना आसान नहीं था उसके लिए। परिणीता की बात सुनकर पूनम सोच में पड़ गई। तो परिणीता चिढ़कर बोली, पूनम मैं तुझसे बात कर रही हूँ तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? पूनम चिढ़कर चीखते हुए बोली, अब मैं क्या बोलूँ यार, तेरी लाइफ है या फिर कोई एकता कपूर का सीरियल? यार इतनी प्रॉब्लम्स तो उसकी सीरियल की हीरोइन की लाइफ में भी नहीं होती जितनी प्रॉब्लम्स तेरी लाइफ में है। एक खत्म नहीं होती दूसरी आ टपकती है। पहले वो मैनेजर का बच्चा गिद्ध की तरह नजर गड़ाकर बैठा था तुझ पर, फिर ये विराट महाशय कहीं से आ टपके अपने प्यार का टुनटुना बचाते हुए। वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई कि अब अजय जी को भी बरसों बाद अपने प्यार की याद आ गई और जनाब पता नहीं कहाँ से आ टपके फिर एक बार तुम पर अपना जादू चलाने। यार हद है, किसी को एक भी नहीं मिलता और कहीं पर लाइन लगी हुई है। यार इतनी खूबसूरती भी किस काम की जो जिंदगी के लिए मुसीबत बन जाए? परिणीता मायूसी से बोली, पूनम अब तू भी ऐसी बातें करेगी तो मैं अपने दिल की बात किससे करूंगी? पूनम मुंह बनाकर बोली, यार तेरे दिल की बात मेरे जी का जंजाल बन गई है। ये अजय महाशय को भी अभी टपकना था तेरी और विराट सर की लव स्टोरी में। परिणीता थोड़े गुस्से से बोली, पूनम। पूनम गहरी सांस लेकर बोली, ओके कुछ नहीं कहूंगी इस बारे में, मगर एक बात तो है परिणीता, तेरी लाइफ पर एक जबरदस्त फिल्म बन सकती है यार। गारंटी के साथ कहती हूँ सुपर डुपर हिट होगी, अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी सच्ची में। परिणीता बोली, पूनम मैं तुझसे अपनी उलझन बताने आई थी और तूने मेरी जिंदगी को मसाला बना दिया। आई एम सॉरी, मैंने तुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करके खामखा तुझे परेशान कर दिया। परिणीता जाने लगी तो पूनम उसे पकड़ते हुए बोली, अरे अरे तू तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। अब दोस्त हूँ तेरी तो इतना मजाक तो बनता है ना? परिणीता चिढ़कर बोली, तो हो गया तेरा, तो अब कुछ सीरियस बात करें। पूनम गंभीर मूड में आते हुए बोली, ये तो सच है परिणीता, प्रॉब्लम तो है जिसका सॉल्यूशन भी तुझे खुद ही निकालना है। तुझे डिसाइड करना है कि तुझे किसके साथ अपनी जिंदगी बितानी है। मैं समझ सकती हूँ कि तेरे लिए ये आसान नहीं है, मगर फैसला तो तुझे ही करना है। मैं बस तुझसे इतना ही कहूंगी कि जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में एक और ऐसा इंसान है जिसके लिए तुम्हारा फैसला बहुत अहमियत रखता है और वो इंसान है युवराज। मैं ये नहीं कहती कि तुम अपनी खुशी के बारे में ना सोचो, तुम्हें भी अपनी खुशियां पाने का पूरा हक है। देख मैं ये नहीं कह रही कि तू विराट सर के हक में फैसला करे। मेरे लिए ना विराट सर ज्यादा अहमियत रखते हैं और ना ही अजय। मेरे लिए अगर कुछ अहमियत रखता है तो वो है तेरी खुशी, और तुझे वही फैसला लेना है जिसमें तेरी खुशी के साथ साथ युवराज की खुशी भी हो। परिणीता वो तेरा और विराट सर का बेटा है और तुझे अपने हर फैसले में ये बात याद रखनी है कि युवराज की भलाई किस में है। बाकी तू जो फैसला लेगी मैं तेरे साथ हूँ। कहकर पूनम चली गई और परिणीता सोचने लगी अपनी जिंदगी में आए इस अजीबोगरीब हालात के बारे में। 2 दिन हो गए परिणीता को अजय से मिलकर आए हुए। उस दिन के बाद ना परिणीता ने अजय से मिलने की कोशिश की और ना ही उससे मुलाकात हुई, मगर अजय से मिलने के बाद परिणीता बहुत परेशान हो गई थी। अजय ने उससे जवाब मांगा था और विराट को भी उसके जवाब का इंतजार था, मगर वो क्या जवाब दे, किसे जवाब दे, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। मगर पूनम ने सही कहा था, फैसला तो उसे खुद ही लेना है। उस दिन के बाद विराट ने भी उससे ज्यादा बात नहीं की थी। शायद वो कुछ ज्यादा ही हर्ट हो गया था परिणीता के उस दिन के बर्ताव से। परिणीता ने उससे दूसरे दिन ऑफिस में आकर सॉरी तो बोल दिया था और विराट ने नेवर माइंड कहकर उसे माफ भी कर दिया था, मगर उसके बाद विराट उससे थोड़ा दूर रहने लगा था
ऑफिस में भी उससे कम बात करता और जब युवराज से मिलने घर आता तो भी परिणीता से सिर्फ जरूरत भर की ही बात करता। बस युवराज के साथ खेलता, उससे बातें करता और चला जाता। विराट का उससे बात ना करना, उसे नजरअंदाज करना परिणीता को अंदर ही अंदर कचोट रहा था। जब से विराट आया था उसे मनाने के लिए उसके आगे पीछे घूमता रहता था और अब परिणीता को उसकी आदत सी हो गई थी और कहीं ना कहीं उसे विराट का साथ अच्छा लगने लगा था। मगर ये बात वो समझ नहीं पा रही थी। मगर अब जब विराट उसे नजरअंदाज कर रहा था तो ये परिणीता को अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे ही एक दिन विराट युवराज से मिलकर जाने लगा तो परिणीता बाहर उसके पीछे आकर बोली, वो आजकल तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो?" विराट उसकी तरफ बिना मुड़े बोला, "नहीं, हम तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहे हैं, बस तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम्हें ये न लगे कि हम तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।" अब परिणीता को समझ में आया कि विराट परिणीता के उस दिन के उसके किए बर्ताव से हर्ट हुआ है। परिणीता बोली, "आई एम सॉरी, उस दिन के लिए मैं बस थोड़ी परेशान थी, इसीलिए आई एम सॉरी।" विराट उसकी तरफ पलटा और उसे देखकर बोला, "नहीं परिणीता, तुम सॉरी मत बोलो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, शायद हम ही अपनी लिमिट भूल गए थे। अब हो गया ना, बोल तो दिया सॉरी, अब इतना भाव क्यों खा रहे हो?" विराट ने अपनी आंखें सिकोड़ कर उसे देखा, फिर हल्के से मुस्कुरा दिया और बोला, "वैसे कमाल हो तुम, मतलब सॉरी भी अकड़ कर ही बोलोगी?" परिणीता ने विराट को अजीब सी नजरों से देखकर कहा, "नहीं, मैं कहाँ अकड़ रही हूँ?" फिर विराट से पूछते हुए, "मैं अकड़ रही हूँ क्या?" विराट ने मुस्कुराकर नाम में गर्दन हिला दी तो परिणीता खुश होकर बोली, "वही तो, मुझ में अकड़ तो है ही नहीं, तो अकड़ूंगी कैसे? अकड़ तो तुम है, द कुंवर विराट सिंह राठौड़ वाली अकड़ जो हर वक्त लोगों को दिखाते रहते हो।" परिणीता की बात सुनकर विराट को हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसते हुए देखकर परिणीता के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। हंसते हंसते जब विराट ने परिणीता को मुस्कुराते हुए देखा तो उसका हंसना रुक गया और परिणीता के एकदम पास आकर बोला, "परिणीता, हम तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं।" परिणीता ने हैरानी से विराट को देखा। उसे विराट से अचानक इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। विराट आगे बोला, "अब हम अपने परिवार से और ज्यादा दूर नहीं रह सकते। दादी माँ बीमार है परिणीता, और उन्हें सिर्फ अपनी बहू और पोते के घर आने का इंतजार है। हम तो जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार कर सकते हैं, मगर दादी माँ और ज्यादा लंबा इंतजार नहीं कर सकती। वो तुमसे मिलने यहाँ आना चाहती थी, मगर उनकी तबीयत की वजह से डॉक्टर ने उन्हें आने की इजाजत नहीं दी। प्लीज परिणीता।" फिर परिणीता को कंधे से पकड़कर उसे अपनी तरफ करके बोला, "अब हम अपने बेटे के मुंह से अंकल नहीं पापा सुनना चाहते हैं, तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहते हैं। हम समझते हैं कि आसान नहीं है तुम्हारे लिए ये फैसला लेना, मगर अब परिणीता, हमें युवराज के भविष्य के बारे में भी सोचना है, और युवराज की खुशी, उसका सुरक्षित भविष्य किसी एक के साथ नहीं, हम दोनों के साथ है। उसके भविष्य के लिए हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो परिणीता। नफरत तुम्हें दुख के सिवा और कुछ नहीं देगी, मगर तुम्हारे एक हाँ कितने लोगों को खुशी देगी, और सबसे ज्यादा खुशी हमारे बेटे को मिलेगी, जिसकी खुशी हम दोनों के लिए बहुत मायने रखती है।" परिणीता ने विराट की तरफ देखा और बोली, "विराट, वो मैं तुम्हें ये..." मम्मा, इससे पहले कि परिणीता कुछ कह पाती, अंदर से युवराज की आवाज आई, जो शायद नींद में परिणीता को पुकार रहा था। उसकी आवाज सुनकर परिणीता विराट के हाथ अपने कंधों से हटाकर जाने लगी तो विराट ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो परिणीता ने मुड़कर विराट को देखा तो विराट बोला, "हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं, प्लीज मना मत करना।" परिणीता ने प्रश्न भरी नजर से उसे देखा, फिर धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी तो विराट एकदम से खुश होकर बोला, "तुम बस 2 मिनट रुको, हम अभी गाड़ी में से लेकर आते हैं, तुम अभी जाना नहीं, हम बस 2 मिनट में आए।" कहकर विराट दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी के पास गया और थोड़ी देर बाद वापस लौटा तो उसके हाथ में एक गिफ्ट पैक था। परिणीता उसे देखकर बोली, "विराट, ये क्या है? अभी उस दिन तुमने मुझे इतनी महंगी साड़ी गिफ्ट की और अब फिर से ये गिफ्ट? तुम जानते हो ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। अभी मैंने शादी के लिए हाँ नहीं की है, जो तुम मुझे महंगे गिफ्ट दे रहे हो, मुझे ये नहीं चाहिए।" परिणीता गुस्से से मुंह फेर कर जाने लगी तो विराट जल्दी से उसके आगे आकर बोला, "परिणीता, ये गिफ्ट ज्यादा महंगी नहीं है, मगर तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। हमारा यकीन करो परिणीता, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा।
प्लीज परिणीता, मना मत करो, प्लीज हमारी खुशी के लिए बस एक बार प्लीज। विराट ने विनती भरे स्वर में कहा तो परिणीता उसे देखकर बोली, बस आखिरी बार, और अगर ये मुझे पसंद नहीं आई तो इसे तुम्हें वापस लेना होगा, तभी मैं इसे पहनूंगी, वरना नहीं। विराट ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, ओके, मगर हम जानते हैं कि तुम्हें बहुत पसंद आएगी और इसके लिए तुम हमें थैंक यू भी कहोगी। परिणीता ने शक भरी नजर से उसे देखते हुए वो गिफ्ट ले लिया तो विराट ने एक गहरी राहत की सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ओके, अब हम चलते हैं, तुम अंदर जाओ वरना युवराज जाग जाएगा, और अंदर से अच्छे से दरवाजा बंद कर लेना। फिर वो परिणीता को घर के अंदर ले जाकर फिर बाहर से दरवाजा बंद करके बोला, अच्छे से दरवाजा बंद कर लो और अच्छे से सोना, और सपने में हमें बुला लेना। गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम्स, कहकर विराट जल्दी से वहां से चला गया। विराट के जाने के बाद परिणीता ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो विराट जा चुका था। परिणीता को विराट के जाते हुए कहीं कहीं बात की आखिरी लाइन, सपने में हमें बुला लेना, याद करके उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। फिर वो दरवाजा बंद करके अंदर आ गई और वो गिफ्ट पैक बिस्तर के पास रखे छोटे से स्टूल पर रख दिया। फिर युवराज को देखकर मुस्कुराई और उसके माथे पर प्यार से किस कर दिया और उसके साथ लेट गई। कुछ देर तक वो युवराज को बाहों में लेकर लेटी रही, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका ध्यान बार बार उस गिफ्ट पैक पर जा रहा था, जाने कि उसका मन बार बार उसे खोलकर देखने को कर रहा था। कुछ देर तक तो वो सोने की कोशिश करती रही, मगर फिर जब उसकी बेचैनी वो गिफ्ट देखने के लिए बढ़ती गई तो वो एकदम से उठकर बैठ गई और उस गिफ्ट पैक को उठाकर उसे खोलकर देखने लगी। उस गिफ्ट पैक का रैप खोलकर उसने फेंक दिया। उसमें एक छोटा सा बॉक्स था और उसने वो बॉक्स खोलकर देखा तो उस बॉक्स में जो था उसे देखकर वो हैरान रह गई। उसकी आंखें खुली रह गई और साथ में ही आंसुओं की बरसात उसकी आंखों से होने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विराट उसे ऐसा कुछ गिफ्ट करेगा। फिर उसे याद आई विराट की कही वो बात जो उसने कही थी कि ये महंगा नहीं है मगर तुम्हारे लिए कीमती है। वो बात याद करते ही परिणीता अचानक उस बॉक्स में पड़ी वो चीज जो परिणीता के वो गहने थे जो उसने अपनी माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए बेच दिए थे और जिन्हें विराट ने खरीद लिया था ताकि वक्त आने पर वो उन्हें परिणीता को दे सके। वाकई में वो गहने परिणीता के लिए दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती थे, क्योंकि वो गहने उसकी माँ की आखिरी निशानी थी जिसे वो खो चुकी थी। उन गहनों को अपने हाथों में लेकर वो रो पड़ी। उसमें उसके इयररिंग भी थे जो उसने घर खर्च के लिए बेचे थे। फिर उसकी नज़र उस बॉक्स में पड़ी, एक कागज पर पड़ी। परिणीता ने वो कागज उठाकर देखा, उसमें कुछ लिखा था। परिणीता उन गहनों को वापस उस बॉक्स में रखकर उस कागज को पढ़ने लगी जो विराट ने लिखा था। परिणीता, हम जानते हैं कि इन गहनों को देखकर तुम्हारी सारी पुरानी यादें तुम्हें घेर लेंगी, मगर हम ये भी जानते हैं कि आंसुओं के साथ उन्हें देखकर एक खूबसूरत सी स्माइल भी तुम्हारे होंठों पर खिल जाएगी। काश उस स्माइल को हम अपनी आंखों से देख पाते। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे होंठों की स्माइल जरूरी है। हम पास रहें या ना रहें ये मायने नहीं रखता। अब ये सोचकर अपनी नींद मत खराब करना कि ये गहने हमारे पास कैसे आए। आई एम द कुंवर विराट सिंह राठौड़। ये पढ़कर परिणीता धीरे से हंस पड़ी, फिर आगे पढ़ने लगी। ये हम तुम्हें उसी दिन देना चाहते थे, मगर उस दिन तुम्हारा मूड ठीक नहीं था, इसलिए नहीं दे पाए। प्लीज परिणीता, इन्हें ठुकराना मत, क्योंकि ये तुम्हारे ही हैं और तुम्हारे लिए बहुत कीमती हैं। ये हमारी वजह से तुमसे दूर हो गए थे, अब हम ही इन्हें तुम्हें लौटा रहे हैं। सिर्फ विराट, क्योंकि अभी तुमने हमें तुम्हारा विराट कहने का हक नहीं दिया। उस रात परिणीता पूरी रात सो नहीं पाई। वो जब भी सोने के लिए आंखें बंद करती, विराट का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता और वो झट से अपनी आंखें खोल लेती। फिर वो उठकर बैठ गई और विराट के बारे में सोचने लगी। वो विराट जिसकी वजह से परिणीता ने अपना सब कुछ खो दिया। मगर विराट भी कभी चैन से नहीं जी पाया। वो चाहता तो किसी से भी शादी करके आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता था, कोई उसका क्या बिगाड़ लेता, मगर नहीं। परिणीता की हर याद को उसने संजोकर रखा था, यहाँ तक कि उसकी माँ की आखिरी निशानी को भी उसने अब तक संभाल रखा था। फिर उसे याद आया युवराज के साथ उसका वक्त गुजारना, उसका ख्याल रखना, उसकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करना।
फिर राजन से उसे बचाना, वो सब यादें एक एक कर उसकी आंखों में घूम गई। पूरी रात सोचने के बाद न जाने कब उसकी आंख लग गई और वो युवराज को बाहों में लेकर सो गई। सुबह परिणीता उठी तो आज उसे एक नया सा एहसास हुआ। एक अजीब सी खुशी उसके दिल में महसूस हो रही थी। उसने जल्दी से अपना सारा काम निपटाया और युवराज को स्कूल भेजकर खुद भी तैयार होने लगी। आज वो थोड़ा जल्दी ऑफिस जा रही थी। आज उसने कोई फैसला लिया था और वो आज बहुत खुश थी। आज उसने वही साड़ी पहनी थी जो विराट ने उसे गिफ्ट की थी और वही गहने पहने जो कल रात विराट ने उसे दिए थे और अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर चल पड़ी। आज उसने ऑफिस की बस का इंतजार नहीं किया, टैक्सी लेकर चल पड़ी अपनी मंजिल की तरफ। वो ऑफिस जाने से पहले विराट के बंगले आई थी उसे उसके सवाल का जवाब देने। टैक्सी से उतरकर वो मेन गेट से अंदर गई। आगे आकर देखा तो विराट के घर का दरवाजा खुला था, तो वो चुपचाप अंदर चली गई। मैनेजर राजन के हादसे के बाद परिणीता को वहां के सभी नौकर पहचानते थे, तो उसे किसी ने अंदर जाने से नहीं रोका, क्योंकि सबको विराट की खास हिदायत थी कि परिणीता जब भी आए उसे बिना किसी सवाल के अंदर आने दिया जाए। परिणीता घर के अंदर आकर हॉल में खड़ी हो गई। कुछ देर बाद विराट का नौकर किचन से बाहर आया और परिणीता को खड़ी देखकर खुश होकर बोला, अरे परिणीता मैडम जी, आप कब आई? परिणीता मुस्कुराकर बोली, बस अभी। वो विराट कहाँ है? परिणीता ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा तो वो बोला, साहब तो अपने कमरे में हैं, आप बैठिए, मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। परिणीता बोली, आप रहने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, मैं खुद चली जाती हूँ। कहकर परिणीता सीढ़ियाँ चढ़कर विराट के कमरे की तरफ जाने लगी। वो नौकर फिर से किचन की तरफ चला गया। परिणीता बहुत खुश थी। आज उसने एकदम विराट को सरप्राइज देने का सोचा और इमेजिन करने लगी कि अचानक परिणीता को अपने सामने इस साड़ी और गहनों में देखकर उसका क्या रिएक्शन होगा। होठों पर मंद मंद मुस्कान लेकर वो विराट के कमरे तक पहुंची। कमरे का दरवाजा खुला था तो वो बिना नॉक किए अंदर जाने लगी, मगर अंदर जाने से पहले ही उसके कदम वही ठिठक गए। आंखें खुली की खुली रह गई। अपनी आंखों के सामने जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। विराट के कमरे में एक जवान और खूबसूरत लड़की विराट के गले से लगी हुई थी और विराट का एक हाथ उसकी पीठ पर और दूसरा उसके सिर के बालों को सहला रहा था। वो देखकर परिणीता के तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जिस विराट को आज वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का फैसला सुनाने आई थी, उस विराट का ये रूप देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि आज एक बार फिर उसने विराट के हाथों धोखा खाया। कुछ पल तक तो वो अपने होश खोकर उन्हें देखती रही। अभी तक विराट या उस लड़की की नजर परिणीता पर नहीं पड़ी थी। फिर जल्दी ही वो अपने होश में लौटी और अपने आंसू पोंछकर जिन कदमों से वो आई थी उन्हीं कदमों से चुपचाप अब वापस लौट गई। सीढ़ियां उतर कर वो नीचे आई और चुपचाप हॉल से गुजरती हुई दरवाजे की तरफ जाने लगी कि वही नौकर जो आते समय उसे मिला था वो हॉल के दूसरे साइड डाइनिंग एरिया में डाइनिंग टेबल पर शायद ब्रेकफास्ट लगा रहा था। वो परिणीता को इतनी जल्दी वापस जाते देखकर बोला, मैडम इतनी जल्दी वापस जा रही है क्या? साहब से मिली नहीं आप? परिणीता बोली, नहीं, वो अचानक मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया, इसलिए मैं मिले बिना ही आ गई। नौकर बोला, अगर कोई काम था तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगा। परिणीता बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे आने के बारे में उन्हें बिल्कुल मत बताना, मैं उनसे ऑफिस में खुद मिल लूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आप उनसे कुछ मत कहिएगा प्लीज़। कहकर परिणीता तेज तेज कदम बढ़ाकर वहां से चली गई। घर आकर परिणीता दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रो पड़ी। विराट के बंगले से लेकर अपने घर तक किसी तरह उसने खुद को संभाला हुआ था, मगर घर आते ही उसके सब्र का बांध टूट गया और वो एक बार फिर अपने लूटे जाने पर बेतहाशा रोने लगी। और रोते रोते उसने अपने पहने हुए गहने उतार दिए और विराट की गिफ्ट की हुई साड़ी भी उतार कर खुद से दूर फेंक दी। उसके दिल में एक टीस सी उठ रही थी। विराट की बाहों में किसी और लड़की को देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। काफी देर रोने के बाद जब उसका थोड़ा मन हल्का हुआ तो वो उठी और उठकर उसने अपना मुंह धोया। फिर वो साड़ी उठाकर वापस उसी शॉपिंग बैग में डालकर उसे फिर से वहीं रख दी जहां से ली थी।
फिर उसने वो गहने उठाकर उन्हें अच्छे से एक डिब्बे में पैक करके संभाल कर अपने लोहे के बॉक्स में रख दिए। फिर आईने में अपने आप को देखकर बोली, नहीं परिणीता, अब तो नहीं रोएगी, अब तो उसे रुलाएगी जो आज तक तेरी जिंदगी को खिलौना समझकर खेलता रहा, हर बार तेरे विश्वास की धज्जियां उड़ाता रहा। मगर अब बस बहुत हुआ, अब मैं किसी का खिलौना नहीं बनूंगी। अब मैं बता दूंगी उस विराट सिंह राठौड़ को कि धोखा किसे कहते हैं और सपने तोड़ना क्या होता है। एक बार फिर मैं तुम पर विश्वास करने लगी थी, मगर तुमने फिर से वही किया जो बरसों पहले किया था। मगर अब मैं नहीं रोऊंगी। अब तुम्हें मैं ऐसा गहरा जख्म दूंगी जिसे दुनिया की कोई मरहम ठीक नहीं कर पाएगी। बहुत इंतजार है ना तुम्हें मेरे जवाब का? तो अब तुम्हें जवाब मिलेगा, मगर मेरे अंदाज में। फिर परिणीता ने कपड़े बदले और अपना होलिया सुधार कर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। आज ऑफिस में उसने किसी से ठीक से बात नहीं की, यहाँ तक कि पूनम के साथ भी उसने ज्यादा बात नहीं की, बस जरूरी ही बात की। विराट के सामने आने से वो जानबूझकर कतराती रही। उसने विराट के बंगले में जो देखा उसका जिक्र न विराट से किया और न पूनम से। ऐसा नहीं है कि वो पूनम से छुपाना चाहती थी, मगर वो जानती थी कि पूनम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएगी और गुस्से में आकर विराट से सवाल जवाब करने लगेगी। और परिणीता नहीं चाहती थी कि विराट को इस बात की भनक भी लगे कि परिणीता उसके छुपे हुए रूप को पहचान चुकी है। इसीलिए उसने पूनम से भी कोई बात नहीं की और सबके सामने नॉर्मल बनी रही। परिणीता सबके सामने नॉर्मल बनी रही, मगर अंदर ही अंदर वो जल रही थी। विराट जब भी उसकी जिंदगी में आया एक तूफान ही लाया था। पहले भी उसने उसका सब कुछ तबाह कर दिया था और अब एक बार फिर उसकी बसी बसाई दुनिया उजाड़ने आ गया था। मगर इस बार परिणीता उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। इस बार परिणीता खुद को उसके हाथों की कठपुतली बनने नहीं देगी। अब वो विराट को उसके एक एक धोखे का जवाब देगी। उसके बाद परिणीता ने अजय से मिलना शुरू कर दिया। अजय युवराज से भी मिला। युवराज से मिलकर अजय बहुत खुश हुआ। उसने युवराज से दोस्ती करनी चाहिए, मगर युवराज अजय के साथ उतना घुल मिल नहीं पाया जितना वो कुछ ही मुलाकातों में विराट से घुल मिल गया था। अजय का दिल्ली में कुछ दिनों का काम था, जिस वजह से वो अभी तक वहां रुका हुआ था, मगर अब उसका परिणीता की वजह से भी जाने का मन नहीं था। उसे अभी भी परिणीता के जवाब का इंतजार था, मगर परिणीता ने अभी तक उसे कोई जवाब नहीं दिया था। अजय अब तक ये नहीं जानता था कि विराट परिणीता की जिंदगी में वापस आ चुका है और परिणीता उसी के ऑफिस में काम करती है। परिणीता विराट से चाहे कितनी भी नाराज थी, कितनी भी नफरत करने लगी थी, मगर फिर भी अजय को शादी के लिए हाँ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब भी अजय उससे सवाल करता, परिणीता कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। न जाने क्यों विराट के उस धोखे के बाद भी वो विराट को अपने ध्यान से नहीं निकाल पा रही थी। ऐसा भी नहीं था कि वो विराट से प्यार करने लगी थी, मगर फिर भी अब वो अजय के लिए वो महसूस नहीं कर पा रही थी जो पहले किया करती थी। वो होती तो अजय के साथ, मगर उसके ख्यालों में विराट ही रहता। उसकी कोई ना कोई बात उसे याद आ ही जाती। वह हर पल बस विराट के बारे में ही सोचती रहती। परिणीता इस सब से झल्ला जाती कि आखिर वो विराट से पहले जैसी नफरत क्यों नहीं कर पा रही है। क्यों वो उसे अपने ख्यालों से निकाल नहीं पा रही है। क्यों वो अजय को शादी के लिए हाँ नहीं कह पा रही है, जबकि अजय ही वो इंसान है जिसकी वो सपने देखती आ रही थी। उसकी दुल्हन बनने का ख्वाब ही तो उसकी जिंदगी था जिसे वो जी रही थी। और आज जब उसका वो सपना सच हो सकता है, तो क्यों उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों वो अजय को अपनाने के लिए इतना ज्यादा सोच रही है। विराट से तो उसने कभी प्यार किया ही नहीं, फिर क्यों विराट उसके ख्यालों से जान नहीं रहा। इतने बड़े धोखे के बाद भी वो उसे भुला क्यों नहीं पा रही। क्यों, आखिर क्यों। एक दिन अजय परिणीता को अपने साथ एक होटल में चाय पिलाने ले गया। वो दोनों चाय पीते हुए पुराने दिन याद करते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। उसी होटल में अपने कुछ क्लाइंट के साथ मीटिंग करने विराट भी आया हुआ था। तभी मीटिंग के बाद वापस लौटते हुए विराट की नजर अजय के साथ बैठी परिणीता पर पड़ी। अजय की पीठ उसकी तरफ थी, जिससे वो अजय को नहीं देख पाया था। परिणीता को देखकर वो उसके पास चला गया तो उसके साथ अजय को देखकर हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि उसकी आंखों के सामने अजय है, और वो भी परिणीता के साथ। और उससे भी हैरानी की बात ये थी कि परिणीता ने अजय के बारे में उसे नहीं बताया। क्यों?
वो एकदम से परिणीता पर चिल्ला पड़ा। ये क्या है परिणीता, तुम इस इंसान के साथ क्या कर रही हो? क्यों आया है ये लौटकर तुम्हारी जिंदगी में? अजय खड़ा होकर गुस्से में विराट को देखकर बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह परिणीता पर चिल्लाने की, और तुम होते कौन हो परिणीता से ये सवाल करने वाले? अजय उससे परिणीता का हाथ छुड़ाकर बोला, छोड़ो उसे और दूर रहो उससे। ये मत समझना कि वो अकेली है, अब मैं साथ हूँ उसके। अब तुम उसकी जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। विराट बोला, ओ तो तुम हो उसके साथ, तब कहाँ थे जब उसे तुम्हारी जरूरत थी? तब तो तुम्हें अपना करियर बनाने की पड़ी हुई थी। अजय बोला, तो तुम कौन सा उसके साथ देने आए थे? उसकी जिंदगी बर्बाद करके भाग गए थे तुम। विराट अजय का कॉलर पकड़कर बोला, अगर तुम बीच में ना होते तो आज परिणीता हमारी होती। आगे से अजय ने भी विराट का कॉलर पकड़ लिया। परिणीता कभी तुम्हारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, कल भी करती थी और आज भी करती है। विराट ने गुस्से से अजय के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया तो अजय नीचे झांक गिरा। ये देखकर परिणीता ने अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए और आंखें फाड़े कभी विराट को तो कभी अजय को देखती रह गई। विराट परिणीता का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा तो अजय ने उठकर पीछे से परिणीता का दूसरा हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और गुस्से से चीख कर बोला, परिणीता तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ जाएगी, छोड़ो उसका हाथ। विराट अजय से परिणीता का हाथ छुड़ाने लगा तो अजय ने उसके पेट में जोर से एक किक मारी तो विराट भी बल खाकर जमीन में गिर गया। फिर अजय परिणीता को देखकर बोला, परिणीता तुम ठीक हो ना? तुम घबराओ मत, मैं इस बार तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। विराट उठकर खुद को संभाल कर व्यंग से बोला, अच्छा क्या परिणीता ये जानती है कि तुम शादीशुदा हो? एक अमीर लड़की से शादी कर चुके हो तुम? अजय गुस्से से बोला, मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं जो उससे झूठ बोलूंगा। परिणीता सब जानती है और अब तुम हम दोनों को कभी अलग नहीं कर सकते, समझे तुम? दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, कभी विराट अजय को मारता तो कभी अजय विराट पर भारी पड़ जाता। परिणीता कुछ देर तक तो उनका तमाशा देखती रही, मगर फिर उनके बीच में आकर उन दोनों को अलग करके गुस्से से चीख कर बोली, बस करो तुम दोनों, क्या तमाशा लगा रखा है? क्यों तुम दोनों सड़क चाप गुंडों की तरह लड़ रहे हो? तमाशा बनाकर रख दिया है तुम लोगों ने मेरा। अजय बोला, परिणीता मैं तो। परिणीता गुस्से से उसे देखकर हाथ दिखाकर बोली, बस करो तुम ऐसे कब से हो गए अजय? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। विराट ने कुछ कहना चाहा। परिणीता परिणीता बीच में बोली, कौन कहेगा विराट कि तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो? क्या तुम्हारे जैसे बिजनेसमैन तुम्हारी तरह गुंडागिरी करते हैं? जानते हो ना, अगर कल के न्यूज़ में यह खबर आ गई तो तुम्हारी रेपुटेशन पर क्या असर होगा, और साथ में बदनामी मेरी भी होगी। तुम लोग तो अपने अपने रास्ते चल दोगे और भुगतना यहाँ मुझे पड़ेगा। विराट शर्म से सिर झुकाकर बोला, आई एम सॉरी परिणीता, आई एम रियली सॉरी। अजय बोला, मुझे भी माफ कर दो परिणीता, मैं भी इसे सामने देखकर देश में आ गया था, प्लीज मुझे भी माफ कर दो। इतने में उस होटल का मैनेजर आगे आया और एक पर्ची परिणीता को देते हुए बोला, मैम ये हमारे होटल में जो नुकसान हुआ है उसका बिल है, ये बिल कौन भरेगा? परिणीता उन दोनों को गुस्से से घूरते हुए मैनेजर से बोली, ये दोनों ही भरेंगे मिलकर, यही सजा है इनकी। आप ये बिल इन दोनों को दे दीजिए। फिर अपने पर्स में से पैसे निकालकर मैनेजर को देते हुए बोली, और ये लीजिए मेरी चाय के पैसे। फिर वो उन दोनों को घूरकर देखते हुए वहां से चली गई। परिणीता के जाने के बाद विराट और अजय ने एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देखा। फिर विराट ने आगे बढ़कर मैनेजर से नुकसान का बिल लिया और बिल के आधे पैसे अपने वॉलेट में से निकालकर वहां टेबल पर रखकर गुस्से से जल्दी ने एक नजर अजय पर डालकर उसे अपनी उंगली दिखाकर बोला, परिणीता से दूर रहना उससे। फिर वो वहां से चला गया। अजय ने भी बाकी के आधे पैसे टेबल पर रखे और चला गया। जब से विराट ने अजय को देखा था, विराट को एक पल के लिए भी चैन नहीं था। वो ये जानता था कि मीरा को इस दुनिया से गए काफी साल हो चुके हैं, मगर वो ये नहीं जानता था कि इस तरह अचानक वो उसकी खुशियों के बीच आ जाएगा, वो भी तब जब उसके और परिणीता के बीच सब कुछ ठीक होने जा रहा था। मगर इस बात की उसे सबसे ज्यादा हैरानी थी कि परिणीता कितने दिनों से अजय से मिल रही है, मगर ये बात उसने विराट को बताना जरूरी नहीं समझा, वो भी तब जब विराट उसे शादी के लिए प्रपोज कर चुका था, क्योंकि परिणीता ने उससे ये बात छुपाई। क्यों?
कुछ ऐसी ही हालत अजय की भी थी। वो कितनी बार परिणीता से मिल चुका है, मगर परिणीता ने उसके सामने विराट का जिक्र तक नहीं किया। ये बात भी उससे छुपाए रखी कि वो विराट के ऑफिस में ही नौकरी कर रही है। मगर क्यों? उसे आखिर विराट के ऑफिस में काम करने की क्या जरूरत थी? उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हुए भी क्यों वो फिर से उसके साथ काम कर रही है? अजय को परिणीता के विराट के साथ काम करना अच्छा नहीं लगा। इधर परिणीता का मन भी बेचैन था। उसे लगा कि ये सब आसान होगा, मगर ये उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मगर आज जो हुआ वो दोबारा ना हो, इसके लिए उसे कुछ ठोस कदम उठाना ही होगा। 2 दिन तक विराट की परिणीता से कोई बात नहीं हुई। ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से विराट को टाइम नहीं मिला और कुछ वो दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। विराट चाहता था कि परिणीता खुद उससे अजय के बारे में बात करे और परिणीता को इंतजार था कि विराट कब उससे उस लड़की के बारे में बताएगा। जब दोनों के बीच ऑफिस में कोई बात नहीं हुई तो विराट ने परिणीता के घर जाकर परिणीता से बात करने का डिसाइड किया। वैसे भी काम की वजह से वो कितने दिनों से युवराज से भी नहीं मिला था, इसलिए आज शाम को ऑफिस के बाद विराट परिणीता के घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो परिणीता के घर पहुंचा तो वो वहां देखकर हैरान रह गया। उसके सामने उसकी दुनिया लूटती हुई नजर आई। उसकी आंखों के सामने अजय युवराज के साथ खेल रहा था और परिणीता उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। अजय को वहां देखकर विराट का फोन खोल गया। वो लगभग चीख कर बोला, तुम यहाँ तक भी आ गए? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ आने की? आगे बढ़कर युवराज को पकड़कर अपनी तरफ लेते हुए बोला, दूर रहो युवराज से। खबरदार, जो इसके करीब आने की कोशिश भी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अजय बोला, क्यों? इस पर भी तुम्हारा कॉपीराइट है क्या? विराट गुस्से में बोला, हाँ है। हम तुम्हें वार्न करते हैं, युवराज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो उससे दूर रहो। अजय बोला, इसका फैसला तुम नहीं, परिणीता को करना है कि युवराज के लिए क्या सही है और क्या गलत। विराट परिणीता से बोला, परिणीता, इससे कहो ये यहाँ से चला जाए और दूर रहे हमारी जिंदगी से। अजय बोला, मुझे नहीं, तुम्हें दूर रहना चाहिए। फिर वो परिणीता से बोला, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि परिणीता तुम्हें बर्दाश्त क्यों कर रही है, जबकि उसे तो तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल देना चाहिए। विराट गुस्से से चीखते हुए बोला, तुम हमें? परिणीता चिढ़कर चीख पड़ी, बस करो तुम दोनों। फिर युवराज को पकड़कर, जो अजय और विराट की बहस से थोड़ा सहम सा गया था और सहमी नजर से कभी विराट को तो कभी अजय को देख रहा था, परिणीता प्यार से उसके गाल पे हाथ रखकर प्यार से मुस्कुराकर बोली, युवराज बेटा, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर खेलो, मम्मा थोड़ी देर में आपको वापस बुला लेगी। युवराज मासूम सा मुंह बनाकर बोला, मम्मा, आज अंकल इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? हमें डर लग रहा है। विराट बेहद उदास लहजे में बोला, युवराज बेटा हम। परिणीता बीच में टोक कर बोली, युवराज बाहर खेलने जा रहा है। फिर प्यार से युवराज से बोली, ओके बेटा आप जाओ, डरने की कोई बात नहीं, आपकी मम्मा है ना आपके साथ, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर उसके गाल पर प्यार से किस करके उसे बाहर भेज दिया। युवराज के जाने के बाद वो बड़े गुस्से से उन दोनों की तरफ मुड़कर बोली, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? उस दिन तुम दोनों ने उस होटल में सब लोगों के सामने मेरा तमाशा बना दिया और फिर से मेरे ही घर आकर तमाशा करने लगे, वो भी एक बच्चे के सामने। ये नहीं सोचा कि तुम लोगों को इस तरह लड़ते देखकर वो मासूम सा बच्चा कितना डर गया था। तुम दोनों बहुत समझदार कहते हो खुद को, तो क्या यही है तुम्हारी समझदारी? हाँ बताओ। विराट अपनी गलती मानते हुए निराशा भरे स्वर में बोला, आई एम सॉरी परिणीता, हमें इस बात का ध्यान नहीं रहा, मगर हम। परिणीता बोली, विराट तुम क्यों हमेशा ऐसी हरकतें करते हो जिसके लिए तुम्हें बार बार मुझसे सॉरी कहना पड़ता है? अजय नफरत भरे लहजे में बोला, ये तो इसकी पुरानी आदत है। फिर परिणीता से बोला, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इसे अपने घर आने कैसे दे सकती हो? पहले इसने तुम्हारे साथ जो किया वो सब तुम भूल गई हो क्या, जो अब फिर से इसे अपने साथ कुछ गलत करने का मौका दे रही हो? विराट बोला, अपनी बकवास बंद करो, ये हमारे और परिणीता के बीच की बात है, तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, समझे? अजय बोला, हरगिज नहीं, परिणीता तो बहुत भोली है, पहले भी तुमने उसके इसी भोलेपन का फायदा उठाया था और उसे लूट लिया, मगर अब मैं दोबारा से तुम्हें उसकी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा। भगवान ने मुझे सही समय पर सही जगह पहुंचा दिया,
ताकि तुम्हें तुम्हारे गंदे इरादों से मैं रोक सकूं। इसका मतलब ही कि भगवान भी मेरे साथ है, मेरे प्यार के साथ है। परिणीता ने उदास नजरों से विराट को देखा तो विराट की आंखों में उसे खो देने का डर और परिणीता से दूर होने का दर्द साफ झलक रहा था। एक पल के लिए परिणीता विराट की आंखों की गहराइयों में खो गई। विराट बोला, परिणीता, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? विराट की आवाज सुनकर परिणीता जैसे नींद से जागी। फिर अचानक उसे वो पल याद आया जब उसने विराट की बाहों में किसी लड़की को देखा था। वो याद आते ही अगले ही पल परिणीता का दिल नफरत से भर गया और वो अपना चेहरा फेर कर विराट से बोली, विराट, तुम अभी जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कल ऑफिस में मिलती हूँ। विराट बोला, परिणीता, हम जानना चाहते हैं कि ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है। कुछ नहीं लगता अब ये तुम्हारा, इसकी शादी हो चुकी है, तो अब ये तुम्हारे पास क्या करने आया है? परिणीता बोली, विराट, मैं तुमसे कल बात करती हूँ इस बारे में, अभी तुम जाओ। विराट बोला, परिणीता, तुम हमें जाने के लिए कह रही हो, जबकि जाना तो इसे चाहिए यहाँ से। ये यहाँ अब तक क्या कर रहा है? परिणीता गुस्से से बोली, विराट, प्लीज, मैं फिर से यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती। विराट ने हैरानी से पूछा, हम तमाशा कर रहे हैं और ये यहाँ क्या कर रहा है? तो मुझे भेजकर इसे यहाँ रहने दोगी? परिणीता परेशान होकर बोली, नहीं, ये भी चला जाएगा। विराट बोला, तो पहले इसे जाने के लिए कहो, हम बाद में जाएंगे। परिणीता बोली, प्लीज विराट, मुझे और परेशान मत करो। विराट बोला, हम परेशान कर रहे हैं तुम्हें या ये? फिर परिणीता के पास आकर गंभीर स्वर में बोला, ये तुम्हें क्या हो गया है परिणीता? हमारे बीच सब कुछ ठीक तो हो रहा था ना, तो फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया? क्यों तुम हमसे ऐसा बिहेव कर रही हो? इस आदमी के आने से तुम हमसे दूर जाने लगी हो, क्यों? अजय ने झटके से विराट को परिणीता से दूर करके कहा, दूर रहो उससे, परिणीता के करीब आने की कोशिश भी मत करना। परिणीता तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। विराट ने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे कह देने से वो तुम्हारी नहीं हो जाएगी। तुम सालों पहले उससे अपना रिश्ता तोड़ गए थे ना, तो आप क्यों आए हो यहाँ उस पर अपना हक जताने? एक बात कान खोलकर सुन लो, परिणीता इज माइन, तो भूल जाओ उसे। विराट की बात सुनकर परिणीता का दिमाग बन न गया। वो गुस्से से तिलमिला उठी और एकदम से विराट के हाथों से अजय का कॉलर छुड़ाकर बोली, और तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम मुझ पर अपना हक जता सको? हाँ, क्या लगते हो तुम मेरे? क्या अधिकार है तुम्हारा मुझ पर? जरा सा हंस बोल क्या लिया? एक दिन बाहर क्या चली गई तुम्हारे साथ? तुम तो मेरे मालिक ही बन गए। विराट परिणीता की बात से स्तब्ध रह गया। परिणीता, ये क्या कह रही है तुम? हम परिणीता गुस्से में बोली, क्या हाँ? तुम क्या? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, कुछ नहीं लगती तुम मेरे। सिर्फ युवराज की वजह से अब तक तुम्हें झेल रही थी, मगर अब बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकती। और हाँ, तुमने मुझसे एक सवाल किया था ना, तो आज मैं तुम्हें उसका जवाब देती हूँ ताकि तुम किसी गलतफहमी में ना रहो। मैंने अजय से शादी करने का फैसला कर लिया है। फिर अजय की तरफ देखकर, अजय, तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं तुमसे शादी करूंगी या नहीं, तो मेरा जवाब हाँ है, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। विराट की आंखों के सामने परिणीता ने अजय का हाथ पकड़कर उसे शादी के लिए हाँ कह दिया। विराट का दिल जैसे हजार टुकड़ों में बिखर गया। अचानक से ये क्या हो गया? कैसे हो गया? जिसे पानी के सपने वो बरसों से सजा रहा था, आज वो फिर एक बार उसके सामने किसी और का हाथ थामे खड़ी थी और वह खुद एक बार फिर अपनी तकदीर के हाथों लूटा जा रहा था। कुछ देर बाद विराट को जैसे होश आया तो वो परिणीता के पास जाकर अजय से उसका हाथ छुड़ाकर उसे कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर बोला, ये क्या कह रही हो तुम? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम इससे शादी करोगी? परिणीता बोली, हाँ, तुम तो जानते हो ना, मैं अजय से बचपन से प्यार करती हूँ और उसे शादी के सपने भी मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ। तब ये सपना पूरा नहीं हुआ, मगर अब होगा। विराट, मैंने सही फैसला लिया ना? आखिर अजय ही तो मेरा सपना था। परिणीता अजय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए ये कह रही थी। विराट से अब वहां रुकना मुश्किल हो गया। वो धीरे धीरे अपने भारी कदमों से चलता हुआ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अजय खुश होकर बोला, मैं जानता था परिणीता कि तुम यही फैसला लोगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर बरसों बाद अब हमारे प्यार को मंजिल मिलेगी।
तुम मेरी दुल्हन बनोगी। अब देखना उस विराट को तुम्हारे पास भी फटकने नहीं दूंगा मैं। पता नहीं क्यों मगर परिणीता के मन को इससे कोई खुशी नहीं मिली, बल्कि उसके मन की बेचैनी और बढ़ गई। वो हैरान थी क्योंकि उसने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। आखिर यही तो वो हमेशा से चाहती थी। तो फिर आज उसे इस बात की खुशी क्यों नहीं हो रही? आखिर किस बात से उसका मन उदास है? अजय बोलता जा रहा था। इतनी सी देर में उसने शादी के और भविष्य के बहुत से प्लान बना लिए थे। उसकी बातों से चिढ़कर अचानक परिणीता बोली, अजय अब तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। तुम यहाँ रुके तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। अजय बोला, क्यों बातें बनाएंगे? हम शादी करने वाले हैं तो किसी को क्या प्रॉब्लम होगी? परिणीता बोली, उसमें अभी वक्त है तो अभी तुम जाओ। अजय का अभी जाने का मन नहीं था। परिणीता ने अभी अभी शादी के लिए हाँ की थी। वो अभी कुछ वक्त उसके साथ बिताना चाहता था, उसके साथ उस पल को जीना चाहता था। मगर परिणीता के कहने पर उसे जाना पड़ा। अपने टूटे दिल के साथ किसी तरह खुद को संभाल कर विराट वापस बंगले में लौट आया। उसका एक एक कदम उठाना भारी हो रहा था। दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। अपने कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, मगर उसका दिल जैसे खून के आंसू रो रहा था। आज उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। अब कुछ नहीं बचा था उसके अंदर, सब कुछ खत्म हो चुका था। एक ही पल में वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। वो देर तक आईने में अपने आप को देखता रहा। अचानक उसे एहसास हुआ कि आईने के अंदर जो शख्स है, जो कि उसका अपना ही अक्स था, वो उस पर हंस रहा है। जोर जोर से हंसकर उसका मजाक उड़ा रहा था। हा हा हा। मिस्टर विराट सिंह राठौड़, द ग्रेट बिजनेसमैन। मिस्टर विराट सिंह राठौड़ जो कभी किसी से नहीं हारा, वो आज एक मामूली इंसान के आगे हार गया। हा हा हा। फिर विराट की तरफ उंगली दिखाकर बोला, आप हार गए विराट सिंह राठौड़, आप हार गए। हा हा हा। विराट से उसका हंसना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब वो हंसना बंद नहीं हुआ तो विराट ने टेबल पर रखा फूलदान उठाकर जोर से आईने पर मार दिया। आईना टूटकर चूर चूर हो गया, मगर आईने के टुकड़ों में भी विराट का अक्स हंसे जा रहा था। तो विराट अपने कानों पर हाथ रखकर चीख पड़ा, नहीं, चले जाओ यहाँ से, बकवास बंद करो अपनी, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। मगर हंसने की वो आवाज बढ़ती ही जा रही थी और अब वो अक्स आईने के बाहर कमरे के चारों तरफ विराट को उस पर उंगली करके हंसते हुए दिखने लगा। हा हा हा। आप हार गए हो विराट, आप हार गए हो। हा हा हा। विराट कभी अपने कानों पर हाथ रखकर, तो कभी अपनी आंखों पर हाथ रखकर, तो कभी अपने हाथों से उस अक्स को भगाने की कोशिश कर रहा था और साथ में चिल्ला भी रहा था, जाओ यहाँ से, चले जाओ। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। विराट अपने ही अक्स को भगाने के लिए चीजें उठा उठाकर मारने लगा। इस सब के बीच विराट का फोन बजता रहा, मगर विराट को इसका एहसास ही नहीं हुआ। फिर अचानक विराट अपने कानों पर हाथ रखकर चीख कर बिस्तर पर उल्टा लेट गया और आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक ऐसे ही लेटे रहने के बाद विराट ने धीरे से आंखें खोलकर सर उठाकर कमरे के चारों तरफ देखा, तो वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने कानों से हाथ हटाया तो कोई आवाज भी नहीं थी, मगर अब विराट के मोबाइल की रिंग उसे सुनाई दी। वो धीरे से उठा और अपना फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर दादी माँ फ्लैश हो रहा था। विराट ने कमरे में चारों तरफ देखते हुए अपना फोन ओके किया और कान से लगाकर बोला, हेलो। दादी माँ बोली, विराट कहाँ है बेटा आप? हम कब से आपको फोन कर रहे हैं, आप उठा क्यों नहीं रहे? विराट बेटा आप ठीक है ना? पता नहीं क्यों हमारा दिल बहुत घबरा रहा था। अचानक ऐसा लगा जैसे जैसे आप ठीक नहीं हैं। आपको हमारी जरूरत है, आप ठीक है ना बेटा? अपनी दादी माँ की प्यार भरी आवाज सुनकर अचानक विराट फूट फूट कर रो पड़ा। विराट के रोने की आवाज सुनकर दादी माँ का तो जैसे कलेजा ही निकलने को आ गया। विराट क्या हुआ बेटा? आप रो क्यों रहे हैं? हमें बताइए बेटा, क्या बात हुई है? काफी पूछने पर विराट ने रोते हुए दादी माँ को सारी बात बता दी। सुनकर दादी माँ का दिल भी पूरी तरह से टूट गया। उन्हें खुद को संभालना मुश्किल हो गया, मगर उन्होंने हिम्मत करके खुद को संभाला, क्योंकि इस वक्त विराट को उनकी जरूरत थी। एक वही तो सहारा थी विराट का, और किसी भी हाल में वो विराट को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वह खुद को संभाल कर बोली,
हिम्मत मत हारना बेटा, हमारा विराट इतना कमजोर नहीं है, बहुत हिम्मत है उसमें, वो ऐसे टूट नहीं सकता। हम आ रहे हैं बेटा आपके पास, बस आप हमारे आने तक खुद को संभाल लेना। विराट बोला, प्लीज दादी माँ जल्दी आइए, मुझे आपकी जरूरत है। दादी माँ बोली, हाँ बेटा हम जल्दी आ रहे हैं। फिर दादी माँ ने बंगले के लैंडलाइन फोन से वहां के नौकर से बात करके उसे समझाया कि वो विराट को एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़े और डॉक्टर को बुलाकर उसे एक नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला दे। नौकर ने वैसा ही किया जैसा दादी माँ ने उसे बताया था। नींद के इंजेक्शन के असर से विराट गहरी नींद सो गया। रात भर नौकर विराट के पास ही रहा और दादी माँ भी फोन करके उसका हाल चाल पूछती रही। विराट से बात करने के बाद दादी माँ ने विराट के मैनेजर को बुलाकर दिल्ली की एक अर्जेंट फ्लाइट की टिकट अरेंज करने को कहा और दादी माँ का दिल्ली पहुंचने के सारे इंतजाम करने को कहा। उस वक्त काफी रात हो गई थी, इसलिए टिकट सुबह की ही मिली। एक महापुरुष जो अपने ज्ञान के जरिए लोगों की मनोव्यथा को जान लेते हैं। विराट की दादी माँ ने भी उनका बहुत नाम सुना था, तो वो भी आज सुबह सुबह उनके दर्शन करने आई थी ताकि विराट के भविष्य के बारे में उनसे कुछ जान सके। वैसे तो दादी माँ इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, मगर आज विराट के दुख को देखकर उनका भी मन कर गया ये पता लगाने का कि आखिर विराट के भविष्य में और कितने दुख लिखे हैं। नीचे जमीन पर एक मोटा सा गद्दा बिछा था, उस पर सफेद चादर बिछाई गई थी जिस पर अपने दोनों पैर एक दूसरे में फंसाकर आलती पालती मारकर वो बाबा जी आंखें मूंदे ध्यान लगाकर बैठे थे। बाबा के मुख पर तेज था और माथे पर भभूत लगी थी। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। उनके चेहरे पर इतनी शांति थी जितनी भगवान की भक्ति में लीन एक भक्त के चेहरे पर होती है। उन्होंने सफेद धोती कुर्ता पहना था। उनकी सफेद बड़ी बड़ी दाढ़ी और सफेद कंधे तक लटकते बाल उनकी उम्र और तजुर्बे को बयान कर रहे थे। उनके आसपास बेहद शांति थी और वहां का बहुत ही पवित्र माहौल था जो मन को सुकून दे रहा था। एक बड़ा सा हॉल जहां भक्तों की भीड़ लगी थी और उन्हें शांतिपूर्वक बैठाने के लिए बाबा के सेवक मौजूद थे जो बड़ी शालीनता के साथ भक्तों की भीड़ को संभाल रहे थे। दो सेवक हॉल के दरवाजे पर और दो बाबा के पीछे हाथ बांधे खड़े थे। विराट की दादी माँ दुर्गा देवी जी को एक सेवक बड़े इज्जत के साथ उनका हाथ पकड़कर हॉल के अंदर ले आया। उनकी उम्र का लिहाज करते हुए उन्हें नीचे जमीन पर बैठाने की बजाय उन्हें बैठने के लिए एक कुर्सी दी गई, मगर दुर्गा देवी जी कुर्सी पर बैठने की बजाय नीचे जमीन पर बैठने लगी तो उनके बैठने से पहले ही उन्हें एक बहुत ही मीठा सा स्वर सुनाई पड़ा। अपने दिल और दिमाग पर पहले ही इतना कष्ट लेकर घूम रही हो तो अब अपने शरीर को भी क्यों कष्ट दे रही हो देवी? दुर्गा देवी जी ने आवाज की दिशा में देखा तो बाबा आंखें मूंद के मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दुर्गा देवी जी उन्हें हैरानी से देखने लगी और सोचने लगी कि ये आवाज कहाँ से आई। वो सोच भी नहीं पाई थी कि फिर वही आवाज सुनाई दी। अपने शरीर को कष्ट ना दो देवी, जो आसन दिया जा रहा है उसे ग्रहण करो। अब दुर्गा देवी जी ने सामने देखा तो बाबा मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहे थे। उनका मुस्कुराता चेहरा देखकर दुर्गा देवी जी को एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। उन्होंने उनके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अपना सिर झुका दिया तो बाबा ने मुस्कुराते हुए अपना दायां हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर अपने हाथ से कुर्सी की तरफ इशारा करके उन्हें उस पर बैठने का इशारा किया तो दुर्गा देवी जी कुर्सी पर बैठ गईं, क्योंकि उनके घुटनों और कमर में दर्द की वजह से उनसे नीचे बैठा नहीं जाता था। इसीलिए उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी गई थी ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। बाबा ने फिर से अपनी आंखें मूंद ली तो दुर्गा देवी जी उनसे बोली, महाराज हम आपके पास अपने पोते के लिए आए हैं, क्या जानना है उनके बारे में? बाबा दुर्गा देवी जी को देखते हुए बोले तो वो बोले, हमारा पोता बहुत दुखी है महाराज। यूं तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है उसे, मगर शायद कोई खुशी देना भूल गए। बाबा बोले, भगवान को दोष ना दो देवी, भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, इंसान के कर्म ही उसे सुख दुख का भागी बनाते हैं। दुर्गा देवी जी हाथ जोड़कर बोली, महाराज हम अपने पोते का भविष्य जानना चाहते हैं, क्या उसके भविष्य में कोई सुख कोई खुशी है या उसके नसीब में सिर्फ दुख ही दुख है? बाबा बोले, देवी
भविष्य के गर्भ में क्या है ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो बस महादेव ही जानते हैं। दुर्गा देवी जी बोली, हमने आपका बहुत नाम सुना था महाराज। हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। उम्मीद मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य से नहीं, उस महादेव से लगाओ जो सबके दुख हरते हैं। दुर्गा देवी जी बोली, महाराज हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। निराश मत लौटाइए, बहुत दुख में है हमारा पोता। उसके लिए कुछ कीजिए महाराज। दुर्गा देवी जी विराट के दुख को महसूस करके रो पड़ी तो बाबा बोले, बहुत मोह है अपने पोते से। इस उम्र में इतना मोह अच्छा नहीं होता देवी। बहुत कष्ट होता है इंसानों का मोह। दुर्गा देवी जी बोली, हम जानते हैं महाराज, मगर हमारे सिवा उसका कोई है भी तो नहीं। बाबा बोले, उसे भी यही कष्ट है, वो भी इंसानी मोह में फंसा हुआ है। दुर्गा देवी जी बोली, वो उससे बहुत प्यार करता है महाराज। बाबा बोले, अगर यही प्यार वो भगवान से करता तो सारे कष्टों से मुक्त होता, मगर भगवान पर तो उसे भरोसा ही नहीं। दुर्गा देवी जी को आगे कोई जवाब नहीं आया तो बाबा ने अपनी आंखें मूंद ली। फिर कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके माथे पर एक शिकन सी नजर आई। फिर वो दुर्गा देवी जी से बोले, देवी, कभी कभी भविष्य की जानकारी दुख को कम करने की बजाय बढ़ा देती है। इसलिए जो हो रहा है उसे महादेव की मर्जी समझकर स्वीकार करो। महादेव सब भले करेंगे। दुर्गा देवी जी बोली, महाराज क्या कुछ ऐसा है जो आप बताना नहीं चाहते? हमें बताइए महाराज, वरना हमें चैन नहीं आएगा। बाबा बोले, जिद ना करो देवी, महादेव जो करते हैं अच्छा करते हैं। दुर्गा देवी जी चिंतित होते हुए बोले, महाराज क्या उसके भविष्य में? बाबा ने पूछा, क्या तुम सुन पाओगी? दुर्गा देवी जी बोली, इस वक्त वो जिस तकलीफ में है उससे ज्यादा क्या तकलीफ होगी? बाबा बोले, भविष्य में तुम्हारे पोते का मृत्यु योग है देवी। ये सुनकर दुर्गा देवी जी सुन रह गई। वो कुर्सी से गिरने लगी तो उनके पास ही खड़े एक सेवक ने उन्हें पकड़कर बचा लिया और आराम से कुर्सी पर बैठा दिया। दुर्गा देवी जी घबराकर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम आपसे अपने बच्चे की खुशियां मांगने आए थे और आप? बाबा बोले, हमने तो पहले ही कहा था कि भविष्य की जानकारी कभी कभी कष्टदायक होती है। दुर्गा देवी जी बाबा के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, ऐसा ना कहिए महाराज, हमारे जीवन भर की तपस्या का ये फल नहीं हो सकता। भगवान इतने निर्दयी नहीं हो सकते। अभी उम्र ही क्या है उसकी? कोई खुशी नहीं देखी उसने, किसी का साथ, किसी का प्यार तक नहीं पाया उसने। आपसे कुछ जरूर गलती हुई होगी। दुर्गा देवी जी के इतना कहते ही बाबा के पीछे खड़ा सेवक चीख पड़ा, ये क्या कह रही हैं आप? महाराज के कहे वचनों पर शक कर रही हैं आप? समझ भी रही हैं कि आप क्या कह रही हैं? शांत पुत्र शांत। बाबा ने अपना एक हाथ उठाकर सेवक को शांत किया। फिर हल्की मुस्कान के साथ दुर्गा देवी जी से बोले, देवी, महादेव की मंशा क्या है ये हम नहीं जानते। हम तो बस वही देखते हैं जो वह हमें दिखाना चाहते हैं, और हम वही बोलते हैं जो वो हमसे बुलवाना चाहते हैं। हमने तुमसे वही कहा जो महादेव ने हमसे बुलवाया। अब इसमें क्या भेद है ये तो वही जाने। हमने उसका मृत्यु योग देखा जिसमें उसकी मृत्यु की संभावना है। अब उसकी मृत्यु है या नहीं ये तो सिर्फ महादेव ही जाने। दुर्गा देवी जी बोली, क्या मतलब महाराज? हम कुछ समझे नहीं। बाबा बोले, महादेव की लीला महादेव ही जाने। हम तो उनके तुच्छ भक्त हैं जो उनके संदेश आप जैसे भक्तों तक पहुंचाते हैं। देवी, तुम्हारे पोते पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है जो उसे मृत्यु के द्वार तक ले जा सकता है। अगर उस संकट से वो बच जाता है तो फिर उसकी जिंदगी का हर दुख मिट जाएगा और उसका दिल दिमाग उसके काबू में हो जाएगा। फिर वो एक खुशहाल जीवन जी पाएगा। लेकिन उस संकट से वो बच पाएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। बाबा की बात सुनकर दुर्गा देवी जी निढाल सी होकर बैठ गई। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो तो अपने पोते की खुशियां मांगने आई थी, मगर उन्हें उसकी मौत का संदेश मिल रहा है। आखिर भगवान चाहते क्या हैं जो उनके पोते के दुश्मन बन बैठे हैं? बाबा जो उनकी मनोदशा को भली भांति समझ रहे थे वो बोले, खुद को संभालो देवी, इस वक्त तुम्हारे पोते को तुम्हारी जरूरत है। उसके पास जाओ और भरोसा रखो। भोलेनाथ कभी कुछ गलत नहीं करते, इसमें भी कोई उनकी लीला है। दुर्गा देवी जी बोली, महाराज कुछ नहीं हो सकता क्या? कुछ कीजिए ना जिससे कि वो संकट ही ना आए। बाबा होंठों पर मुस्कान लाकर बोले, ये सिर्फ भोलेनाथ कर सकते हैं देवी।
हम तो सिर्फ उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। वो बोले हैं, शायद दया कर दें। आप भी उनसे विनती करना, हम भी तुम्हारे पोते के लिए खास पूजा और प्रार्थना करेंगे। तुम उसका नाम, उसकी जन्म तिथि बाहर सेवक को लिखवा दो। कहकर फिर बाबा ने अपनी आंखें मूंद ली तो दुर्गा देवी जी वहां से बाहर आकर बाबा के एक सेवक को विराट का नाम और उसकी बर्थ डेट लिखवा कर घर आई और फिर फ्लाइट से विराट के पास दिल्ली जा पहुंची। विराट अपनी दादी माँ के गले लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। आज सालों बाद एक बार फिर उन्होंने विराट को इस तरह से टूटते हुए देखा। विराट को इस हाल में देखकर दुर्गा देवी जी के कानों में बाबा के कहे शब्द गूंज उठे, भविष्य में तुम्हारे पोते का मृत्यु योग है। उनके कहे बोल याद आते ही दुर्गा देवी जी का दिल घबराने लगा, मगर फिर जल्दी ही उन्होंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि इस वक्त उन्हें विराट को संभालना था और विराट को इस वक्त अपनी दादी माँ की जरूरत थी। परिणीता की शादी के लिए हाँ सुनते ही अजय को जैसे जन्नत ही मिल गई थी। इतने दिनों से वो परिणीता के जवाब का इंतजार कर रहा था। परिणीता की खामोशी से उसका मन घबरा रहा था कि कहीं इतने सालों की दूरी ने परिणीता के दिल से उसका प्यार मिटा तो नहीं दिया। और फिर जब उसने विराट को दोबारा उसकी जिंदगी में देखा तो वो और ज्यादा डर गया कि कहीं परिणीता की खामोशी की वजह विराट तो नहीं, कहीं वो विराट को अपनाने का फैसला तो नहीं करेगी। मगर अब जब परिणीता ने उससे शादी करने का फैसला लिया है तो वो एक पल भी कमाए बगैर परिणीता के इस फैसले को अंजाम देकर उसे और युवराज को अपने साथ ले जाना चाहता था, ताकि अब विराट फिर से कोई चाल चलकर उन दोनों के बीच ना आ जाए। मगर अब वो ऐसा नहीं होने देगा। अब वो विराट को अपने और परिणीता के बीच में आने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अजय ने समय गवाए बगैर पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा लिया। मुहूर्त के हिसाब से 3 दिन बाद सगाई और उसके हफ्ते बाद शादी का शुभ मुहूर्त निकला। अजय बहुत खुश था। आखिर आज बरसों बाद उनके प्यार की मंजिल मिलने वाली है। उसकी परिणीता से शादी होने वाली है। परिणीता ने अपने मकान मालिक को भी बता दिया कि वो अजय से शादी करने वाली है। यह सुनकर वो एकदम सख्ती में आ गई कि विराट के होते हुए परिणीता किसी और से शादी कैसे कर सकती है, जबकि विराट उसके बच्चे का बाप है। फिर भी वो अजय से शादी कर रही है क्यों? ये सवाल उन सबके मन में उठ रहा था। जिसको भी परिणीता और अजय की शादी का पता चला तो परिणीता ने उन्हें बताया कि वो अब विराट के साथ किसी भी किस्म का रिश्ता नहीं रखना चाहती और विराट भी उसके फैसले के बारे में जानता है और उसे कोई एतराज नहीं है। और जब अजय और उसकी शादी हो जाएगी तो कानून अजय ही युवराज का पिता कहलाएगा। ये सुनकर कि विराट को कोई एतराज नहीं, सभी को बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि सभी को पता था कि विराट परिणीता से बेहद प्यार करता है, तो उसे इस बात से एतराज क्यों नहीं हुआ। असल में वहां किसी को भी परिणीता का फैसला ठीक नहीं लगा। सभी को विराट से हमदर्दी हो रही थी। उन्होंने परिणीता को समझाने की कोशिश की कि वो अपने फैसले पर एक बार और विचार कर ले, मगर परिणीता अपने फैसले से नहीं टली। तो सभी ये सोचकर चुप रह गए कि ये उसकी जिंदगी का फैसला है, तो उसे ज्यादा पता होगा कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। वैसे भी वो अपनी जिंदगी में बहुत दुख सह चुकी है और अब अगर उसकी खुशी अजय के साथ है तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जब पूनम को परिणीता के इस फैसले के बारे में पता चला तो वो बुरी तरह से चौंक गई। उसे परिणीता के इस फैसले की उम्मीद नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से परिणीता की सोच में विराट के लिए जो बदलाव आ रहे थे उससे उसे नहीं लगा था कि परिणीता अजय से शादी करने का फैसला लेगी, वो भी इस तरह अचानक और इतनी जल्दी, वो भी बिना उससे कोई डिस्कस किए। पूनम को ये बात बहुत अजीब लगी कि इतने सालों से परिणीता अपनी हर बात पूनम के साथ शेयर करती थी, मगर शादी जैसा इतना बड़ा फैसला लेते समय उसने एक बार भी पूनम के साथ बात नहीं की। आखिर क्यों? पूनम को भी परिणीता का ये फैसला सही नहीं लगा। उसके हिसाब से अजय परिणीता के प्यार को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि जब परिणीता को उसकी जरूरत थी तो वो उसे बेसहारा छोड़कर चला गया और एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि परिणीता का क्या हुआ। पूनम ने परिणीता को समझाने की कोशिश की, देख परिणीता, शादी ब्याह के फैसले बिना सोचे समझे नहीं किए जाते। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार और अच्छे से सोच लेना चाहिए इस बारे में। परिणीता बोली, मैंने बहुत अच्छी तरह से सोच लिया है पूनम,
और इसमें गलत क्या है? मैं अजय को बचपन से जानती हूँ, कभी बेहद प्यार करती थी मैं उससे, हमेशा से उसी से शादी के सपने देखे हैं मैंने, और अजय भी मुझसे बहुत प्यार करता है। इतना सब होने के बाद भी वो मुझे अपनाना चाहता है, मेरे युवराज को पिता का नाम और प्यार देना चाहता है, और मुझे क्या चाहिए? पूनम बोली। और विराट सर, उनके बारे में क्या सोचा है? क्या वो ये होने देंगे कि उनके होते हुए उनका बेटा किसी और को पापा कहे? परिणीता बोली। उसे इस बात से क्या इतराज होगा, और फिर मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? उसी की वजह से मैंने अपना प्यार खोया था, और आज जब मेरी जिंदगी में मेरा प्यार दोबारा वापस लौट रहा है, तो मैं क्यों किसी और के बारे में सोचूं? क्यों अपनी खुशियों से दूर भागूं? पूनम उसे देखते हुए बोली। नहीं परिणीता, मुझे नहीं लगता कि तूने ये फैसला दिल से लिया है। तेरा अचानक इस फैसले के पीछे जरूर कोई खास वजह है, वरना तुम मुझे बताए बिना ऐसा अहम फैसला नहीं लेती। परिणीता बोली। हाँ, है ना खास वजह। अजय है वो वजह, जिससे मैं तब से प्यार करती हूँ जब मैं प्यार को ठीक से समझती भी नहीं थी। पूनम बोली। सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं होता परिणीता, जिंदगी में और भी चीजें मायने रखती हैं। जानती हूँ, तभी मैंने अजय से शादी करने का फैसला लिया है, और मैं अपने इस फैसले से बहुत खुश हूँ। पूनम ने उससे पूछा। और युवराज के बारे में क्या सोचा है तुमने? उसे क्या कहेगी उसके पापा के बारे में? परिणीता बोली। युवराज अभी बच्चा है, उसके कोरे मन पर मैं जो लिख दूंगी वो उसे ही सच मानेगा। मुझसे शादी के बाद अजय ही उसका पापा कहलाएगा, और युवराज भी उसे ही पापा कहेगा अपना। पूनम बोली। और तेरा ये झूठ कब तक चलेगा? जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तब तू उसके सवालों का क्या जवाब देगी, कुछ सोचा है? परिणीता बोली। वो समझेगा अपनी माँ के दर्द को। पूनम बोली। माँ के दर्द को या जिद को? पूनम। परिणीता चिल्लाकर बोली। पूनम बोली। चिल्लाओ मत, जिद ही है ये तुम्हारी, वरना हमें जो नजर आ रहा है वो तुम्हें क्यों नजर नहीं आ रहा? परिणीता बोली। क्या क्या नजर आ रहा है तुम्हारा? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं? पूनम बोली। हाँ, चाहती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तू इस शादी से खुश नहीं रहेगी, और सिर्फ अपनी खुशी के लिए, तो अपने बेटे से जिसकी खुशी के लिए तू कुछ भी करने को तैयार रहती है, तो उसे उसके पिता से दूर कैसे कर सकती है? तो इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है परिणीता? तूने एक बार भी युवराज के बारे में नहीं सोचा? परिणीता दर्द में स्वर में बोली। सोचा था पूनम, सोचा था, और उसी के बारे में सोचकर मैं पुरानी सारी बातें भुलाकर विराट के पास गई थी। हाँ पूनम, मैंने पहले विराट को ही अपना जीवन साथी बनाने का फैसला लिया था, मगर। पूनम बोली। मगर मगर क्या? फिर परिणीता ने पूनम को वो सब बता दिया जो उसने विराट के कमरे में देखा। तो सुनकर पूनम हैरान रह गई। वो ये विश्वास से परिणीता को देखती रह गई। परिणीता बोली। अब तू बता, मैंने क्या गलत किया? अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद मैं कैसे उससे शादी कर लूं? पूनम नाम में सिर हिलाते हुए बोली। नहीं, मैं नहीं मानती, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। विराट सर ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उनकी आंखों में तेरे लिए बेपनाह प्यार देखा है, और वो झूठ नहीं हो सकता। परिणीता बोली। धोखा देना विराट की फितरत है पूनम। वो पहले विश्वास जीतता है, फिर उसे बेदर्दी से तोड़ देता है। पहले भी उसने मुझे ऐसे ही धोखा दिया था, और अब फिर एक बार उसने मुझे धोखा दिया है। पूनम बोली। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता। तूने पूछा उनसे, बात की उनसे इस बारे में? परिणीता ने नफरत भरे स्वर में कहा। नहीं। पूनम बोली। मगर क्यों परिणीता? तुझे बात करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था उनसे, तभी तो सच्चाई का पता चलता ना। परिणीता बोली। नहीं पूनम, बिल्कुल नहीं। इस बार मैं उसे कोई मौका नहीं देना चाहती मेरी जिंदगी में जहर खोलने का। इस बार मैं उसे उसी के अंदाज में मान दूंगी। वो सोचता ही रह जाएगा, और मैं उसे उसी की चाल से पछाड़ दूंगी। फिर वो जिंदगी भर किसी के विश्वास के साथ खेलने की हिम्मत नहीं करेगा। पूनम, तुम भी इस बारे में उससे कोई बात मत करना, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है। कहकर परिणीता तेज तेज कदम बढ़ाकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद पूनम खुद से ही बोली। ये तूने कैसी कसम दे दी है परिणीता? अब मैं सच का पता कैसे लगाऊंगी? पता नहीं क्यों मेरा दिल अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि विराट सर तेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्यार करते हैं, वो भी सच्चा प्यार। आगे क्या होगा? अब विराट क्या करेगा? दादी माँ अब क्या करेंगी? युवराज को जब अपने पिता के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।